क्या मेरी आवाज आप लोगों के लिए क्लियर है क्या? क्या मेरी आवाज आप सभी के लिए क्लियर है? प्लीज बताइएगा। एक्चुअली हाँ, एक्चुअली है क्या कि आज किसी वजह से कैमरा नहीं सेलेक्ट हो पा रहा है। मैं आज थोड़ा बाहर हूँ और मैं वहाँ से आपके पेड क्लास को लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कैमरा हाँ, वीडियो नहीं सेलेक्ट हो पा रहा है। मैं पिछले 4-5 मिनट से थोड़ा मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन वो वीडियो नहीं सेलेक्ट हो पा रहा है कि कैमरा कैसे सेलेक्ट होगा। मैं कोशिश में हूँ, मैं फ़ोन भी लगा रहा हूँ हेलो सोनू सर। हाँ सर। ये मेरे को उस पे लेकर के एनी डेस्क पे लेकर के मेरा वो कैमरा नहीं सेलेक्ट हो पा रहा है पेड बैच का। प्लीज उसको थोड़ा सा सही करो तो। कैमरा? हाँ हाँ, तुरंत करना क्योंकि पेड बैच का टाइम है, बेचारे बच्चे परेशान हो रहे होंगे। ठीक है, नंबर बताइए, नहीं नंबर बताइए। हाँ, 1 सेकंड बता रहा हूँ। 1092 नोट करो। 1092 100 100 और फिर 953। चलो करो एक्सेप्ट करो। बस 1 सेकंड, आप स्पीकर पे हो, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अरे यार, ये पता नहीं क्या क्या नया नया हो जाता है। 1 सेकंड। हाँ, एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया, करिए। हाँ, क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? क्या मैं आप लोगों के लिए विजिबल हूं? क्या मैं आपको दिख रहा हूं और चीजें क्लियर हो तो मैं यस, ठीक है। तो चलो लेक्चर फिर शुरू करें। थैंक यू सोनू सर। हाँ, तो चलो भगवान का शुक्र है कि हम लोगों का आज लेक्चर हो जाएगा, क्योंकि आज मैं बाहर हूं और ऐसे स्थिति में बड़ा हमको दिक्कत होता भाई अगर आज ये लेक्चर ना हो पाता तो। वैसे हम लोग कल अशोक पढ़ना था, मौर्य डायनेस्टी में अशोक बचा था, और उसके अलावा ये थोड़ा सा गुप्त डायनेस्टी। तो शुरू किया जाए। आपके ये जो सेक्शन है आपके, अभी गुप्त तो अशोक के बाद आएगा, ठीक है ना? गुप्त तो अशोक के बाद आएगा। तो मैं, जैसा कि आप लोगों को कल मैंने महाजनपद की पीपीटी दे दी थी, उसमें अशोक ऑलरेडी है। तो मैं तो ऑलवेज हमेशा की तरह आज भी आपको लिख करके ही पढ़ाना ज्यादा अच्छा समझूंगा कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूं, ठीक है ना? आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूं। तो मैं अब समझाना शुरू कर दूं, ठीक है? मैं आपके कमेंट ऑफ करने जा रहा हूं। मैं आप सभी के कमेंट को ऑफ करने जा रहा हूं और अब समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि भाई ये अशोक, ठीक है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि अशोक का क्या है, किस तरीके का है, ठीक है? चलो कमेंट ऑफ कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए आपके, और उसके बाद तो आपके कमेंट मैंने ऑफ कर दिए हैं और अशोक के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अशोक के बारे में। अशोक, जिसे अशोक का नाम अशोक हमें कहां कहां मिलता है? वैसे अशोक को हम लोग बुद्ध शाक्य के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बुद्ध शाक्य। बुद्ध शाक्य इसका जो नाम है वो मास्की अभिलेख में मिलता है। मास्की अभिलेख। सर अभिलेख, अरे यार एडिक्ट्स, ठीक है ना? पत्थरों पे, चट्टानों पे जो इसने लिखवाया था, मास्की अभिलेख में अशोक का नाम हमें अशोक प्राप्त होता है, ठीक है ना? अशोक का नाम मास्की अभिलेख में। सर अशोक को और भी कई नाम से जाना गया, जैसे सर अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा गया। इसने अपने आप को देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है ना, देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी अपने आप को कहलवाया। ये कहां पे पाया जाता है सर? ये भी मास्की अभिलेख में ही इसको देवनाम प्रियदर्शी कहा गया। इसने अपने आप को अशोक कहां कहा?
इसने सर मास्की अभिलेख, साथ ही साथ सर गुर्जरा अभिलेख, मास्की, गुर्जरा, और एक अभिलेख है नेट्टूर, जो कि बहुत कम जगह जिक्र मिलता है। ये 3 ऐसे अभिलेख हैं जहां अशोक ने स्वयं को अशोक कहा है। सर अभिलेख क्या होता है, आगे चल के अभी इसके बारे में मैं बताऊंगा। अभिलेख मतलब बड़े बड़े चट्टानों पे, पिलर्स पे अपना नाम छेंदी हथौड़ी की मदद से खुदवाना, वो एक प्रकार का अभिलेख होता है, ठीक है ना। पहले प्रशस्ति पत्र अभिलेख चला करते थे। इस व्यक्ति ने करीब करीब 3 शादियां की, जो अगर इतिहास में से तो इसकी पत्नी का जिक्र हमें मुख्य रूप से एक कारवुकी है, इसकी मेन वाइफ का जिक्र, ठीक है ना। इसकी मेन वाइफ जो है, जो इसके अभिलेखों में मिलती है, वो है कारवुकी, ठीक है ना, वो है कारवुकी। कारवुकी इसकी मेन वाइफ, जो इसने एडमिट किया कि नहीं मुझे एक वाइफ थी जो कि मतलब एकमात्र ऑफिशियल पत्नी। कारवुकी का जिक्र एक इसका अभिलेख है जिसका नाम है रानी का अभिलेख। रानी का अभिलेख में इसने क्लेम किया है अशोक ने कि मुझे मात्र एक पत्नी हुआ करती थी कारवुकी, और कारवुकी से जो मेरा पुत्र उत्पन्न हुआ था दैट वाज कुणाल, दैट वाज कुणाल, ये मुझे एक पुत्र हुआ था। लेकिन अगर हम पद्मावती से कुणाल हुआ था यार, कारवुकी से नहीं हुआ था। कारवुकी से एकमात्र ऑफिशियल इससे हुआ था तीवर नाम का पुत्र, ठीक है ना। इससे कौन हुआ था, तो इससे जो पुत्र हुआ था दैट इज तीवर। कुणाल तो यहां पे मैं नाम मिटा दूं, इससे जो पुत्र हुआ था दैट वाज तीवर, दैट वाज तीवर। देखो तीवर, तीवर। एक इसकी पत्नी का नाम हमें पद्मावती भी प्राप्त होता है, पद्मावती। अब ये वो वाली पद्मावती नहीं थी, ये वो वाली पद्मावती नहीं है। पद्मावती से इसको जो पुत्र उत्पन्न हुआ दैट वाज कुणाल, पद्मावती से जो इसको पुत्र उत्पन्न हुआ दैट वाज कुणाल। और एक इसकी असिंध मित्रा, एक इसकी और पत्नी हुआ करती थी असिंध मित्रा। असिंध मित्रा भी इसकी एक पत्नी हुआ करती थी जो कि निसंतान थी, इसको कोई भी पुत्र नहीं था, विदाउट एनी चाइल्ड, निसंतान थी। इतनी तो इसकी पत्नियां थी, लेकिन ऑफिशियल एक ही मानी जाती है। उसके अलावा जब ये 50-60 साल का हो गया था तो इसको एक और यंग एज की लड़की पसंद आ गई थी अशोक को, उसको भी इसने अपने पास बुला करके रख लिया था, जिसका नाम था तुष्य रक्षिता। तो ये तुष्य रक्षिता एज अ समझ लो गर्लफ्रेंड टाइप की लिव इन में इसके साथ ओल्ड एज में रहना शुरू किया। तुष्य रक्षिता, तुष्य रक्षिता का जिक्र हमें कहां से, आपको कहां से पता चलता है, दिव्यावादन एक ग्रंथ है, दिव्यावादन, ठीक है ना, दिव्यावादन नाम से एक ग्रंथ है, दिव्यावादन ग्रंथ। उस ग्रंथ के अनुसार यह पता चलता है, ग्रंथ के अनुसार, कि इसकी एक और गर्लफ्रेंड टाइप की व्यक्तित्व की लड़की थी जिसका नाम था तुष्य रक्षिता। सच कहा जाए तो अशोक या मौर्य वंश के समाप्त होने के पीछे इसका बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि अशोक ओल्ड एज में थे। इस 22-25 साल की लड़की से इनको लास्ट में जाके प्यार हुआ, और इस लड़की को इनके लड़के कुणाल से प्यार हुआ, फिर जो कि इनका सबसे योग्य लड़का था कुणाल, इस लड़की ने इसके आंख फुड़वा दिए, और फिर बहुत सारे तरीके के ड्रामे हुए। लेकिन ओवरऑल अगर अशोक की पत्नियों की बात की जाए तो ये सब अशोक के पत्नियों के नाम है। अच्छा, अशोक अपने जीवन में जो शासन शुरू किया, अगर सही से कहा जाए तो अशोक 272 में ही अपने आप को किंग घोषित कर दिया, जब इसके पिता बिंदुसार की मृत्यु हुई। लेकिन अशोक के अगर हम लोग जैन ग्रंथों को माने तो 5 भाई था। तो जो अशोक का सबसे बड़ा भाई सुसीम था, और अन्य जो 4 भाई थे, अशोक ने 260, इसका टाइम तुम देखोगे तो 268 से 231 बीसी दिखाएगा। क्यों सर, जब इसने अपने आप को 272 बीसी में किंग घोषित कर दिया तो फिर यहां से क्यों दिखाता है? उसका कारण है, ये जो बीच के 4 वर्ष हैं, ये जो बीच के 4 वर्ष हैं, उन 4 वर्षों में इसने अपने चारों भाइयों की हत्या की, और जब चारों भाइयों की हत्या कर लिया तो 268 बीसी में क्या बन गया? किंग बन गया, ठीक से प्रॉपरली। राजा बनने के 8th ईयर में, मतलब 8वें वर्ष। अब अगर आप 268 से 8वां वर्ष जोड़ोगे तो आप देखोगे कि करीब करीब आ जाएगा आपके 261 बीसी, 261 बीसी।
क्योंकि ये मैंने 8वां वर्ष क्यों लिखा, क्योंकि ये पेपर में पूछता है कि अशोक राजा बनने के किस वर्ष में ही फॉट द कलिंग बैटल, अशोक ने किस वर्ष में कलिंग युद्ध लड़ा था। तो अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा 261 बीसी में। ये जो युद्ध हुआ, खारवेल राजा, एक राजा हुआ करते थे खारवेल नाम के, खारवेल वर्सेस अशोक, ये था अशोक के जीवन का टर्निंग पॉइंट। खारवेल वर्सेस अशोक एक युद्ध हुआ, ठीक है ना। उसके बाद इसमें अशोक ने लाखों लोगों को मारा, इसकी और इसकी सेना ने। फिर यहां पे जब कलिंग युद्ध हो गया, अशोक जीत गया, खारवेल नरेश हार गए, अशोक जीत गया। लेकिन इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली, ठीक है ना। किस धर्म की? बौद्ध। जब इसने अत्यधिक मार कटाई देखी तो बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। किसके द्वारा? उपगुप्त द्वारा। उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु द्वारा अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। और अब यहां से अशोक महानता की तरफ बढ़ने लगा। मैं टू द पॉइंट, टू द सिलेबस पढ़ा रहा हूं। रीजन है कि हम लोगों का जो सिलेबस है लल्ला वो बहुत पीछे चल रहा है। अगर आज भी एंशिएंट हिस्ट्री नहीं खत्म हुई गुप्त वंश तक, तो हम लोगों के लिए वो दिक्कत भरी बात है, समझ रहे हो ना, वो हम लोगों के लिए दिक्कत भरी बात है। तो इसीलिए मैं एकदम जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, लेकिन इतना डेप्थ में जाऊंगा। अभी जैसे अशोक की मैंने वाइफ का ही वर्णन किया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से सभी लोग सभी पॉइंट नहीं जानते थे, ठीक है। तो अब अशोक ने उपगुप्त द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उसके बाद इसने आपके कहा जाता है बोध गया जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये बोध गया राजा बनने के 10वें वर्ष में। यह भी पूछता है, ठीक है ना, कि अशोक राजा बनने के किस ईयर में बोध गया था। अशोक राजा बनने के किस ईयर में कलिंग युद्ध लड़ा था। अशोक राजा बनने के किस ईयर में लुम्बिनी गया था, जहां पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो लुम्बिनी अशोक गया था राजा बनने के 20वें वर्ष में, ठीक है ना, 20वें वर्ष में। एक पूछता है कि अशोक राजा बनने के किस वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति किया था। यह धम्म महामात्र क्या है सर? एक प्रकार का धार्मिक पोस्ट, एक प्रकार की धार्मिक चीज, एक व्यक्ति जो कि धार्मिक बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीजों को रेगुलेट करता था। तो इसने एक नया पद, एक नया चीज क्रिएट किया था अशोक ने, धम्म महामात्र, ठीक है ना, धम्म महामात्र। ये इसने 14वें वर्ष में। मैं ये जो लिख रहा हूं ना, इसको कहीं नोट्स के रूप में लिखोगे ना तो तुम्हें ज्यादा फायदा ये पहुंचाएगा कि अशोक 14वें वर्ष में धम्म महामात्र बना था, बोध गया था 10वें वर्ष में, लुम्बिनी 20वें वर्ष में, कलिंग युद्ध 8वें वर्ष में लड़ा था। फिर अशोक को यूं लगा कि अच्छा, अब अगर अशोक ने ये कलिंग का युद्ध तो लड़ा, कलिंग के युद्ध में भी जब अशोक जीत लिया तो इसने उत्तरी केंद्र और दक्षिणी केंद्र, जैसे इसका जो कलिंग का जो उत्तरी केंद्र था, ये सीजीएल में पूछा था इसलिए आपको बता दे रहा हूं। उत्तरी केंद्र की राजधानी कहां बना थी? तासली, ठीक है ना। उत्तरी केंद्र की राजधानी तोसली नामक जगह को बनाया था। और कलिंग युद्ध जीतने के बाद इसके दक्षिणी साउदर्न एरिया की राजधानी, ठीक है ना, यहां से आपसे पूछेगा इसके दक्षिणी केंद्र की राजधानी कौन सी जगह बनाया था? जौगढ़ नामक जगह, जौगढ़। ये दोनों कैपिटल हैं, ये दोनों सीजीएल में पूछ चुका है कि कलिंग का उस समय राजा कौन था, उसके अशोक ने जीतने के बाद नॉर्दर्न एरिया की राजधानी किसको बनाया और साउदर्न एरिया की राजधानी किसको बनाया, ठीक है ना। तो जौगढ़ और ये। अब तो अशोक को बौद्ध धर्म के बारे में अच्छा लगने लगा। तो अशोक को लगा कि यार ये बौद्ध धर्म की जो अच्छी अच्छी बातें हैं, अगर मैं उनको कागज पे लिखवाऊंगा तो कागज तो फट जाएगा, ऐसे चीज पे लिखवा दूं कि ये एकदम अमिट छाप छोड़ दें, कई 100 साल, हजारों वर्षों तक चलते रहें। तो अशोक को यह पता चलता है कि ग्रीस में, ग्रीक और चाइना साइड लोग पत्थरों पे लिखवाते हैं। तो अशोक बोला ये बड़ा अच्छा उपाय है, अगर मैं भी छेंदी हथौड़ी की मदद से पत्थरों पे लिखवाना शुरू कर दूंगा तो मजा आ जाएगा। पॉइंट समझो। तो हुआ कि हाँ, तब तो मजा आ जाएगा। तो अशोक ने अब क्या किया? अब देखो ये सब नोट्स बनाना प्लीज, ठीक है ना। और मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूं, इससे बाहर ना एमटीएस है, ना सीजीएल है, ना सीएचएसएल है, ना रेलवे है, ना आरपीएफ है, क्योंकि मैं इतिहास पढ़ाता हूं। मैं किसी एग्जाम के लिए नहीं, मैं कंप्लीट इतिहास पढ़ाने में ट्रस्ट करता हूं। खैर, अब देखो अशोक ने क्या किया। अब अशोक ने अपने आदेश को बड़े बड़े चट्टानों पे लिखवाया, बड़े बड़े चट्टानों पे। तो इन्हीं चट्टानों को आप क्या कहते हो? शिला।
शिला मतलब क्या होता है सर? पत्थर, और लेख मतलब लिखवाना, और इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे सर? रॉक एडिक्ट। अशोक ने अपने सैनिकों से कहा कि जहां पहाड़ हैं उन पे खूब बड़े बड़े पे लिख दो। फिर अशोक को लगा यार ये तो इनको उठा के कौन ले जाए, इतने बड़े बड़े चट्टान है, लेकिन मेरा राज्य, अशोक का राज्य तो कई जगह फैला हुआ है, इस केस में क्या करें? तब अशोक ने क्या किया कि बड़े बड़े खंभों पे लिखवाना शुरू किया, और इन खंभों को हाथी के पीठ पर रख करके दूर देश भेजता था, और चौराहों पे इनको गड़वा देता था कि चौराहे पे अशोक के आदेश पढ़े। इनको क्या कहा गया? स्तंभ लेख। ठीक है ना, इनको क्या कहा गया? स्तंभ लेख या फिर पिलर एडिक्ट। ठीक है ना, पिलर एडिक्ट, स्तंभ लेख या पिलर एडिक्ट। उसके अलावा जब अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तो अशोक के जो पिता थे बिंदुसार, याद करो, उसने आजीवक धर्म स्वीकार कर लिया था मक्खली घोषाल से। मैंने कल के लेक्चर में, बीते हुए लेक्चर में आपको बताया था। तो आजीवक धर्म वाले और बौद्ध धर्म वालों में जो मगध में रहते थे, आपस में लड़ाई शुरू हो गई। अब इस लड़ाई को अशोक ने रोकने के लिए, क्योंकि ना वो आजीवक वालों को कुछ करना चाहता था ना बौद्ध को, क्योंकि ये आजीवक वाले भी तो उसके पिता के फॉलोअर्स थे। तो फिर अशोक ने आजीवक धर्म वालों के लिए, एक जगह थी गया, बिहार में ये है गया, गया में एक जगह है बराबर की पहाड़ी। ठीक है ना, बराबर की पहाड़ी। इस बराबर की पहाड़ी में अशोक ने 4 गुफा बनवाए, 4 गुफा बनवाए। एक का नाम रखा कर्ज, एक का नाम रखा चौपार। ठीक है ना, कर्ज, चौपार, विश्व झोपड़ी और सुदामा। विश्व झोपड़ी, ये इनके नाम है। ठीक है ना, विश्व झोपड़ी, और एक का नाम क्या है? सुदामा। ये अशोक ने 4 गुफाएं बनवाई, केव, और उन गुफाओं में कहा कि अब जाकर के आप लोग रहिए। ठीक है ना, तो अशोक ने क्या बनवा लिया? गुहा लेख। इन गुहा लेखों को, ये जिनकी संख्या 4 है, हम क्या कहते हैं? केव एडिक्ट, केव एडिक्ट। तो इस तरीके से अशोक ने भारत में अभिलेखों की शुरुआत की, और अशोक के अभिलेख 3 प्रकार के थे। अशोक के जो एडिक्ट्स थे, इंक्रिप्शंस थे, अभिलेख 3 प्रकार के थे। ठीक है ना, वो 3 प्रकार के कौन कौन से अशोक के अभिलेख? एक सर आपके शिलालेख, एक आपके सर स्तंभ लेख, और एक आपके सर गुहा लेख। क्लियर हुआ? अब इसमें भी लल्ला ये 2 प्रकार के हुए। अब इसमें भी ये 2 प्रकार के, एक बड़े पत्थरों पे जो लिखा गया, एक जो छोटे पत्थरों पे लिखा गया, ये भी 2 प्रकार का हुआ। एक सर जो बड़े पिलर्स पे लिखा गया, एक सर जो छोटे पिलर्स पे लिखा गया। पॉइंट समझना, ये समझना बहुत जरूरी है तुम लोगों के लिए कि जैसे चट्टान भी रहे होंगे तो कुछ बहुत बड़े तो कुछ छोटे, अशोक ने सब पे लिखवाया। यही वजह है कि जो आपके शिलालेख हैं, इनकी जो संख्या है लल्ला, वो है 14। ठीक है ना, शिलालेखों की संख्या कौन सी है? 14। ये टोटल संख्या में है 14। ठीक है ना, और ये भी 2 प्रकार के हैं। एक जिनको आप कहोगे बृहद शिलालेख, बृहद मतलब बिग, बृहद मतलब क्या होता है सर? बिग, बिग रॉक एडिक्ट शिलालेख। हाँ सर, बिग शिलालेख। और एक कौन से हो जाएंगे सर? स्मॉल वाले। ठीक है ना, स्मॉल वाले हो जाएंगे। तो जैसे कौन कौन से? एक हो जाएंगे आपके लघु शिलालेख, लघु शिलालेख। ये बात क्लियर हो गई होगी कि हाँ सर, एक हो जाएगा आपके बिग और एक हो जाएगा आपके स्मॉल। ठीक है ना, एक हो जाएगा बिग, एक हो जाएगा स्मॉल। अब जरा देखना, बृहद शिलालेख में से कुछ ऐसे हैं जो बृहद शिलालेखों को तो जो हैं ही हैं, जो स्मॉल वाले हैं, ठीक है ना, वो हैं गुर्जरा, भाब्रू, मास्की और एरीगुडी। इनका चूंकि लोकेशन पूछता है इसलिए कि ये बड़े हैं कि छोटे। गुर्जरा, अभी मैं बता रहा हूं, ये जगह के नाम है, भाब्रू, मास्की। ठीक है ना, गुर्जरा, भाब्रू, मास्की और आपके एरुगुडी। ठीक है ना, यहीं पे लिख दे रहा हूं, एरुगडी, एरुगडी। ये लघु शिलालेख हैं। जैसे एरुगडी कहां पड़ता है, ये आपसे पूछेगा, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। गुर्जरा मध्य प्रदेश में पड़ता है। भाब्रू और मास्की, भाब्रू आपके राजस्थान में पड़ता है। ठीक है ना, भाब्रू छोटा पत्थर राजस्थान में, और मास्की कहां पड़ता है सर? कर्नाटक में। यही देखो, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। एरुगुडी स्तंभ लेख है
कि लघु शिलालेख है कि बृहद शिलालेख है या गुहा लेख है। अब आपको याद हो तब तो बताओगे कि एरुगुड्डी जो है सर वो स्तंभ लेख, लघु शिलालेख है, स्मॉल रॉक एडिक्ट है। वो वर्तमान में वो कहां स्थित है सर? आंध्र प्रदेश में, गुजरात मध्य प्रदेश में, भाबरू राजस्थान में, मास्की कर्नाटक में। ठीक उसी तरीके से जो अशोक के स्तंभ लेख हैं, ठीक है ना, वो भी दो प्रकार के हैं। वैसे तो स्तंभ लेखों की जो संख्या है वो 7 है, स्तंभ लेखों की संख्या 7 बताई जाती है। इन 7 में एक तो आपके दीर्घ वाले हैं, लॉन्ग पिलर एडिक्ट, और एक है आपके लघु वाले, स्मॉल पिलर एडिक्ट। ये भी तो दो भाग में है। एक दीर्घ शिला स्तंभ लेख, दीर्घ मतलब बड़े बड़े या लॉन्ग या लंबे, और एक स्मॉल या छोटे 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 पत्थरों पे मतलब कि खंभों पे लिखवाना और बड़े बड़े खंभों पे लिखवाना। अगर आप बात करें लॉन्ग पिलर एडिक्ट की तो इसमें मेरठ, टोपरा, लौरिया और रामपुरवा, ठीक है ना। आपको कौन कौन सा याद रखना है? मेरठ का याद रखना है, टोपरा का याद रखना है, और वो क्या कहते हैं, मेरठ, टोपरा, कौसाम्बी और रामपुरवा, ठीक है ना। वैसे 3 याद रखोगे ज्यादा अच्छा है तो ये कई, कौसाम्बी, ये तीनों क्या है? दीर्घ स्तंभ लेख। यहां पे छोटा सा लिख दे रहा हूं, ये तीनों हैं दीर्घ स्तंभ लेख, दीर्घ स्तंभ लेख। सर इन्हीं तीनों का आपने जिक्र क्यों किया? क्योंकि यही 3 एग्जाम में आते हैं। ये देखो मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहां पे एक बड़ा सा खंभा पाया गया था। टोपरा ये हरियाणा में अंबाला डिस्ट्रिक्ट में एक जगह का नाम है, क्योंकि ऐसे लगता है टोपरा कहां पे है भाई, ये हरियाणा में अंबाला डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है। और कौसाम्बी उत्तर प्रदेश में। देखो जो मेरठ और टोपरा वाला था, जो मेरठ और टोपरा वाला था मेरे भाई, ठीक है ना, जो मेरठ और टोपरा वाला था इसको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया था। यही क्वेश्चन पूछता है कि मेरठ के फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया, ठीक है ना। इसको किसने दिल्ली लाया? तो मेरठ से उठा करके फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया। कौसाम्बी वाले को किसने लाया? जहांगीर ने प्रयागराज या इलाहाबाद ले गया। जहांगीर ने, उस समय इलाहाबाद नाम था तो मैं इलाहाबाद लिख रहा हूं, इलाहाबाद लाया। और जहांगीर ने कौसाम्बी वाला जो पत्थर था, जो पिलर था अशोक का, उसके ऊपर अपने भी आदेश छेदी हथौड़ी से खनवा दिए। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि वह कौन सा स्तंभ लेख है जिसे मुगल बादशाह जहांगीर, मुगल बादशाह ने इलाहाबाद लाया, या किस मुगल बादशाह ने लाया? तो जहांगीर ने लाया कौसाम्बी वाला। अच्छा सर, आपसे ऐसे पूछेगा कि वह मुगल बादशाह का नाम बताइए जिसने अशोक के स्तंभ लेख पे अपने भी आदेश लिखवाए, वो जहांगीर है, ठीक है ना। लघु वाले में ज्यादा नहीं पूछता, रुमनदेही, सांची, सारनाथ, कौसाम्बी। लघु वाले में कौन कौन से हैं सर, ठीक है ना। तो लघु वाले में आपको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, लघु वाले, ठीक है ना। यहां से देखो एरो इधर ले रहा हूं। लघु वाले में जो ज्यादा फेमस है वो रुमनदेही, ठीक है ना, रुमिनदेही, रुमिनदेही का लघु है। सांची वाला लघु है, सारनाथ का लघु, लेकिन ये बड़े फेमस हैं, सारनाथ का, सांची का, रुमनदेही का, ठीक है ना, और निगलवा का, निगलीवा, ठीक है। तो रुमनदेही, सांची, सारनाथ और आपके ये कौसाम्बी भी तो लघु वाला है ही है, ठीक है ना। जहांगीर जो, ठीक है, हाँ सही है। तो ये आपको याद रखना होगा, और ये 4 ही हैं। अच्छा सर, जैसे आज हिंदी अवेलेबल है, उर्दू अवेलेबल है, फारसी, जर्मन, फ्रेंच, रसियन, ये लैंग्वेज अवेलेबल है, इनको भी लिखने में अशोक ने किसी स्क्रिप्ट, भाषा या लिपि का तो प्रयोग किया होगा? हाँ सर, अशोक ने 4 आपके स्क्रिप्ट का प्रयोग किया था, SCRIPT, 4 स्क्रिप्ट या 4 लिपि का प्रयोग किया था लिखने में। वो 4 लिपियां कौन थी? एक का नाम था अरमाइक, एक का नाम था ग्रीक, एक का नाम था खरोष्ठी और एक का नाम था ब्राह्मी। ब्राह्मी। सबसे खास बात बता रहा हूं, सब के सब मिक्स में लिखे गए, लेकिन जो स्तंभ लेख हैं केवल ब्राह्मी भाषा में लिखे गए, केवल ब्राह्मी में लिखे गए, केवल ब्राह्मी में लिखे गए। सबसे ज्यादा अशोक से क्वेश्चन यहां से आते हैं, सबसे ज्यादा। और अभी आप नोटिस करो, ये वाला मैंने अभी नहीं पढ़ाया,
ये बृहद शिलालेख मूल रूप से 14 हुआ करते थे, मूल रूप से। ये जो लघु शिलालेख हैं ये मूल रूप से 13 हुआ करते थे। अभी इन 14 के अंदर से क्वेश्चन आता है, किसके किससे से आता है मैं बताऊंगा। तो आ जाओ एक बार जरा दीर्घ शिलालेख के 14 का वर्णन कर लिया जाए। अब मैं यहां पे शॉर्टकट में बता देता हूं ताकि आपको याद रखने में मदद मिले। इसमें से आपसे पूछता है पहला शिलालेख में अशोक ने क्या लिखा है? एनिमल स्लॉटर की निंदा, पशु बलि का निंदा। अशोक ने इसमें आपके पशु बलि की निंदा की है, ठीक है ना। अशोक ने इसमें क्या की है? पशु बलि की निंदा। आपसे ऐसे पूछेगा अशोक ने किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की है, एक ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे वाले में, इस 14 के अंदर से बता रहा हूं, दूसरे वाले में अशोक ने मनुष्य मतलब आपके ह्यूमन और बर्ड, मनुष्य, पक्षी, पशु के ट्रीटमेंट, चिकित्सा की बात की है। किस चीज की बात की है? चिकित्सा की बात की है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट आपके बनेगा सातवें में अशोक ने सेल्फ कंट्रोल, आत्मसम्मान की बात की है। वो आपसे ऐसे पूछेगा अशोक ने अपने किस अभिलेख में सेल्फ रिस्पेक्ट की बात की है। और एक इंपॉर्टेंट बनेगा 14वां, इसी 14वें में अशोक ने कलिंग युद्ध की बात की है, कलिंग युद्ध की बात की है, ठीक है ना। इसी में अशोक ने कलिंग युद्ध की बात की है। एक बार जरा बताइएगा यहां पे सभी को क्लियर हुआ? मैं आपके कमेंट ओपन कर रहा हूं, अगर क्लियर हुआ हो तो प्लीज 111 लिखिएगा। लला देखो ये थोड़ा इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आपको समझ में ना आवे। मैं एक बार फिर से, सभी को क्लियर हुआ ना आज की कौन चीज क्या है सर, कौन कहां पे लोकेशन है, क्वेश्चन कैसा पूछता है? सभी को, मेरे भाई बहन को क्लियर हो गया, मेरे दोस्त को सभी को क्लियर हो गया? बताओ सच सच बताओ, आज से पहले अशोक के शिलालेखों को इतना डिस्क्राइब करके देखे थे कि एग्जाम में कौन सा पूछता है, क्या क्या किसमें से याद करके जाना है और किस तरीके का? मजा आया ना? अब मैं विश्वास के साथ इतना पढ़ के जाओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे जो देना हो दे दो, और नोट्स अपने से बनाना, नोट्स अपने से। इन गुफाओं के नाम है सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपार और कर्ज, ठीक है ना। चलिएगा अब मैं इसको मिटाने, देखो अगर मैं चाहूं तो इसको सेव करके यही उठा के तुम्हें दे दूं। नुकसान जानते हो क्या है? फिर ना तुम खाली मोबाइल में इसको ऐसे ऐसे लैपटॉप में देखोगे। मैं नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं जो मेहनत करे उसकी नौकरी हो। जो मेहनत नहीं कर रहा क्या करेगा नौकरी लेके? आगे भी मेहनत नहीं करेगा, देश का भविष्य भी जाएगा। इसलिए मैं इसको हटाने जा रहा हूं। ये देखो अपनी पूरी मेहनत को यहां दबाते ही जीरो, ये लीजिए जीरो। मैंने खुद की मेहनत को भी जीरो कर दिया। क्यों? आप नोट्स बनाइए ना, ठीक है ना, आपके पास समय है नोट्स बनाने का। चलो अब मैं आपके कमेंट रोक रहा हूं, अब मैं इससे आगे बढ़ूंगा। अब मैं आपके कमेंट रोक दिया हूं। उसके बाद अशोक से यह आता है कि अशोक के जो शिलालेख हैं, अशोक आपके, ठीक है, अब अशोक ने बौद्ध धर्म, अशोक 1739 ईस्वी जब हम लोग गुलाम थे, पूछता है कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ने में किसने सफलता हासिल की? जब हम लोग गुलाम थे उस समय एक अंग्रेज था टी पाथेंद्लर, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। टी पाथेंद्लर ने अशोक अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की, पढ़ने में सफल रहा या डिकोड करने में सफल रहा अशोक के अभिलेखों को। यह पहला व्यक्ति था आधुनिक भारत के समय मध्यकाल में जो कि अशोक के ब्राह्मी खरोष्ठी लिपि को पढ़ पाया जमीन के अंदर से जब खुदाई हुई तो, ठीक है ना। ये अरे ये खोजने में यार, पढ़ने में नहीं खोजने में, इसको जमीन के नीचे से खोजने में सफल, लेकिन इसको पढ़ने में सफल हुआ था 1837 ईस्वी में। एक अंग्रेज भारत में आया था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप, ये दोनों लाइन सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। जेम्स प्रिंसेप पढ़ने में सफल, अशोक के अभिलेखों को खोजने में कौन सफल हुआ जमीन के नीचे से, और पढ़ने में कौन सफल हुआ ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अशोक के बाद कुणाल, ठीक है ना, संप्रीति का पुत्र कुणाल गद्दी पर बैठा, फिर दशरथ बैठा, लेकिन कुणाल दोनों आंख से अंधा हो चुका था तो वो ज्यादा योग्य तरीके से शासन कर ना पाया। फिर अशोक का जो उत्तराधिकारी, यह भी कई बार पूछ देता है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। अशोक की मृत्यु 231 बीसी में बुजुर्ग होने की वजह से और घायल रहने की वजह से हुआ, बीमार। अशोक का जो एनेक्सर था उत्तराधिकारी, दैट वाज दशरथ।
मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है कि अशोक का उत्तराधिकारी दशरथ हुआ करता था, ठीक है ना, अशोक का उत्तराधिकारी दशरथ। उसके अलावा ये अशोक से था। अशोक के मरने के बाद दशरथ कुछ दिन शासन किया, लेकिन उतना इफेक्टिव किंग नहीं रहा। इस वंश का जो लास्ट रूलर था, मौर्य वंश का जो लास्ट रूलर था, उसका भी नाम था बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक, ठीक है ना, मौर्य वंश का अंतिम शासक, लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, दैट वाज बृहद्रथ। बृहद्रथ ये फिर मौर्य मगध के ऊपर से समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद शुंग वंश वाले आते हैं, जिनकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इनके बारे में खाली सुन लो। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आता है, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। उसी के दरबार में पतंजलि रहा करते थे। शुंग वंश भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश था। ये लाइनें लिख लेना, प्रथम ब्राह्मण वंश था। जब अपने नोट्स बनाना तब, अभी मत लिखो। और इसी पुष्यमित्र शुंग ने भरहूत स्तूप का निर्माण करवाया। फिर शुंग वंश भी समाप्त होता है। बहुत लंबे समय तक शासन नहीं किया, करीब 180 वर्ष तक शासन किया है। उसमें बहुत ज्यादा वो हुआ है, ठीक है। और फिर कणव वंश, कणव वंश की नींव वासुदेव ने रखी, ठीक है ना, वासुदेव ने। और कणव वंश के बाद जो अगला वंश मगध पे बैठा, दैट इज सातवाहन वंश या आंध्र सातवाहन वंश, जिसकी नींव सिमुक ने रखी थी। तो अगर बेसिकली देखो तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, शुंग वंश के बाद कणव वंश, कणव वंश के बाद सातवाहन वंश या आंध्र सातवाहन वंश। कणव वंश का संस्थापक कौन? वासुदेव। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन? सिमुक। और शुंग वंश का संस्थापक कौन? पुष्यमित्र शुंग। इससे ज्यादा डेप्थ में उसके मत घुसना। जब ये सब मगध पे समाप्त हो जाते हैं, तब शासन के लिए आता है ये आपके गुप्त डायनेस्टी, जो कि आज हम लोग का लेक्चर था। लेकिन हम लोगों का वो पोर्शन अशोक छूटा हुआ था, इसलिए पहले मुझे अशोक को कवर करना पड़ा, ठीक है ना, अशोक को। तो अशोक में इतना पढ़ोगे, अशोक के लड़के लड़की जो थे महेंद्र और संघमित्रा, श्रीलंका गए थे प्रचार करने के लिए, ये तो लगभग सभी को पता रहता है। तो मैं अब गुप्त वंश पढ़ाना शुरू करूं। इनके छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, ये बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन इनके छोटे छोटे फैक्ट्स अगर पढ़ लोगे तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, ठीक है ना। इनके बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, लेकिन है मजेदार ये गुप्त डायनेस्टी, ठीक है ना। जयदीप शर्मा जी, जो आप बेटा लिख रहे हो ना गुहा लेख बता दो, बेटा गुहा लेख में उससे ज्यादा कुछ नहीं है। गुहा लेख जितना मैंने लिखा था ना वो उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है गुहा लेख। ये मत सोचना कि मैंने गुहा लेख छोड़ दिया, लल्ला वो उतना ही है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाएं, नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ शिवानी ओझा जी कहिए, आप कह रही हैं सर कुछ कहना है, कहिए बेटा। जब तक आप कहें तब तक मैं इसका रूपरेखा आपके सामने रख दूं। देखो संदीप बोल रहे हैं आप क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? मैं मैथ में मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ा रहा हूं, जो आईएएस के मेंस में परसों सुबह नरेंद्र मोदी जी से पूछा गया था। शांति मिली? नालायक कहीं के, देख रहा है अशोक और गुप्त डायनेस्टी पढ़ा रहा हूं, उसके बावजूद पूछ रहा है कि सर आप क्या पढ़ा रहे हैं। मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, तो ये अरबी है, ये फारसी है, ये अशोक के चाचा यहां बैठे हैं, नरेंद्र मोदी जी वोट मांग रहे हैं, यही सब पढ़ा रहे हैं। क्या करोगे तुम लोग, जाओ यहां निकल लो। अच्छा अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं, बट नालायक कहीं के। अब बताओ ऐसे लोगों को हम क्या करें, ठीक है ना। अब मैं आपके कमेंट को ऑफ कर रहा हूं और उसके बाद आ रहा हूं इस पे, ठीक है ना, गुप्त एम्पायर के ऊपर, गुप्त एम्पायर के ऊपर, गुप्त वंश। अब देखो बात वही है कि यहां पे हिंदी इंग्लिश में तो लिखा हुआ है, गुप्त डायनेस्टी का जो फाउंडर हुआ करता था दैट वाज श्रीगुप्त, दैट वाज श्रीगुप्त। श्रीगुप्त टुक द टाइटल ऑफ महाराज। इसने कौन सी उपाधि ली थी? महाराज की उपाधि ली थी। ही टुक द टाइटल ऑफ महाराज। इसके बाद इसका जो लड़का हुआ दैट वाज घटोत्कच, इसका लड़का शासक बना घटोत्कच। यहां से सिर्फ एक बात पूछेगा, हु इज द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी, देन यू कैन से दैट श्री गुप्त वाज द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी एंड ही टुक द टाइटल ऑफ महाराज। इसके बाद इसका लड़का घटोत्कच शासक बनता है, लेकिन उतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। घटोत्कच का लड़का जो शासक बनता है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज चंद्रगुप्त प्रथम।
घटोत्कच, सबसे पहले श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है ना, चंद्रगुप्त प्रथम। ये बहुत महान शासक हुआ। ही टुक द टाइटल महाराजाधिराज, कहीं लिखा है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये जो व्यक्ति था चंद्रगुप्त प्रथम, ही टुक द टाइटल महाराजाधिराज, ठीक है ना, ही टुक द टाइटल महाराजाधिराज। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और जैसे ही 319 में यह शासक बन के बैठा, ही स्टार्टेड गुप्त एरा या फिर गुप्त संवत। जैसे नहीं शक संवत, विक्रम संवत, उस तरीके से गुप्त संवत किसने शुरू किया? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, दैट वाज हु, चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त संवत शुरू किया। फिर इसने मथुरा अभिलेख में, अब एक बार वो रेलवे के पेपर में पूछा था कि गुप्त संवत का अभिलेख सबसे पहले हमें कहां पे वर्णन मिलता है? मथुरा अभिलेख में। क्लास है क्या? मथुरा अभिलेख, ठीक है ना। गुप्त संवत का हमें उल्लेख कहां पे मिलता है? मथुरा अभिलेख में हमें गुप्त संवत का। इस वंश की एक खासियत हुआ करती थी, बाप से ज्यादा महान बेटा हुआ करता था, ठीक है ना, बाप से ज्यादा महान बेटा हुआ करता था। खैर, तो चंद्रगुप्त प्रथम ये था। चंद्रगुप्त प्रथम एक लिच्छवी की राजकुमारी थी, उसका नाम था कुमारा देवी, उससे बड़ा प्यार करते थे और एक जगह के राजा बन गए थे। तो इन्होंने अपना जो लिच्छवी की राजकुमारी कुमारा देवी से लव मैरिज किया। और जब लड़के या लड़की शुरू में लव मैरिज करते हैं तो बहुत खुश रहते हैं, आमूमन 10% लाइफ टाइम खुश रहते हैं, 90% एक महीना में दुखी हो जाते हैं। तो ये 10% वालों में थे। राजा थे, खाने पीने कोई कमी थी नहीं, राज्य साम्राज्य था ही, सुंदर लड़की से शादी कर लिए और शादी करने के बाद इन्होंने अपने साम्राज्य को खूब बढ़ाया। दैट्स वाई चंद्रगुप्त प्रथम नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। कई बार ये पूछता है कि गुप्त वंश का रियल फाउंडर कौन था? तो गुप्त वंश का रियल फाउंडर हुआ करता था चंद्रगुप्त प्रथम। लेकिन अगर सिर्फ फाउंडर पूछेगा तो वो हुआ करता था आपके श्रीगुप्त। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। तो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लिए तो इन्होंने इसकी याद में 3 प्रकार के सिक्के जारी किए। जैसे नहीं, तुम अगर लव मैरिज करने जाओ, तुम्हारे घर वाले एकदम रेडी हो, फिर मान लो तुम्हारे पास पैसा भी हो 2-4 20 लाख 50 लाख 1 करोड़, तो तुम्हारी मौसी आके मेरे लिए एक अच्छी साड़ी खरीद दो, हाँ मौसी 2 ठो ले लो। फूफा आके मेरे लिए सूट खरीदो, फूफा 4 सूट लीजिए। करोगे कि नहीं? या आप करोगी कि नहीं? उसी तरह राजा आदमी, गर्लफ्रेंड से शादी हुई तो इनके मंत्री लोग बोले सर ऐसा काम करो कि दुनिया याद रखे, कहे सिक्के चलवा दे क्या, नोट बिछवा दे क्या? कहे हाँ सर सिक्के चलवा दीजिए। अब इन्होंने 3 प्रकार का सिक्का चलाया। कौन कौन सा सिक्का चलाया सर? एक इन्होंने चलाया मैरिज टाइप कॉइन, विवाह प्रकार का सिक्का, विवाह प्रकार का सिक्का। ये सब मंत्री सलाह देके चलवा लेते थे कि फिर तो सिक्का हम ही लोग रख लेंगे, महाराज हमको दे दीजिए, ये दे दिए। फिर सबके सर एक और सिक्का चलाइए ना, आप दोनों राजा रानी के रूप में क्या दिख रहे हैं सर? तो कहा ठीक है, एक सिक्का मैं चलाऊंगा किंग क्वीन टाइप कॉइन, राजा रानी प्रकार का सिक्का। तो राजा रानी प्रकार का सिक्का, ठीक है ना, राजा रानी प्रकार का सिक्का, किंग क्वीन टाइप कॉइन। तो सब फिर मंत्री लेके रख लिए कि सर एक और सिक्का चल जाता तो गजब मजा आ जाता। तो कहे ठीक है एक और सिक्का चला देते हैं। कहे कौन सा? कहे वो राजा रानी प्रकार का सिक्का, विवाह प्रकार का सिक्का, भाग जाओ यहां से। तो सब बोले अरे सर एक सिक्का और चला दीजिए ना। तो कहा यार देखो तुम लोग बहुत सिक्के चलवा रहे हो, दूसरे काम चलाओ ये, ठीक है ना। ये जो राजा रानी प्रकार का सिक्का था, इसके ऊपर लक्ष्मी जी का इमेज बना हुआ था, ठीक है ना। लक्ष्मी जी, जो गणेश जी लक्ष्मी जी नहीं होते हैं, लक्ष्मी जी की इमेज इस सिक्के पे बनी हुई थी, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम जो ये हुआ करता था, चंद्रगुप्त प्रथम, इसका लड़का जो हुआ, मैंने कहा ना इस वंश की एक खासियत थी, बाप से ज्यादा महान बेटा। तो चंद्रगुप्त प्रथम का और कुमारा देवी का जो लड़का हुआ वो हुआ आपके कौन, क्या कहा जाता है, समुद्रगुप्त। बहुत ही खतरनाक राजा हुआ ये, ठीक है ना, ये बहुत ही खतरनाक राजा हुआ समुद्रगुप्त, जिसे इतिहास में कई नामों से जाना गया। नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इसे आप किस नाम से जाने? नेपोलियन ऑफ इंडिया, इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। उसके अलावा इसे परम क्रमांक कहा गया, परम क्रमांक, ये भी इसका नाम था समुद्रगुप्त का, परम क्रमांक कहा गया। उसके अलावा इसे अश्वमेघ कर्ता भी कहा गया, अश्वमेघ कर्ता, अश्वमेघ
मेघकर्ता, क्योंकि इसने अश्वमेघ यज्ञ किया था। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा पूछता है, किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया। परम क्रमांक अश्वमेघकर्ता कहा गया है। इसे किंग ऑफ टू ओशियन, दो समुद्रों का विजेता भी कहा जाता है। देखो भौकाली लग रहा है एकदम, मत तलवार लिए गला वाला उतार दे। दो समुद्रों का विजेता भी इस व्यक्ति को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। उसके बाद ये ये राजा बना। इसके दरबार में एक इसने भी कई प्रकार के सिक्के जारी किए, जैसे तीरंदाज प्रकार का, बाघ प्रकार का, युद्ध प्रकार का। उसके अलावा एक गरुड़ प्रकार का, गरुड़ विष्णु जी का सवारी होता है, इसने शेर दुर्गा जी का, नंदी बैल शंकर जी का, ऐसे हिंदू धर्मावलंबी में है। तो गरुड़ सिक्का भी इसने जारी किया था। क्यों जारी किया सर? तीरंदाज प्रकार का, टाइगर टाइप का, ये तो समझ में आता है। बैटल टाइप का, ये तो इसलिए क्योंकि ये जो गुप्त वंश वाले थे, ये सब किस धर्म को फॉलो करते थे? वैष्णव धर्म को। ये भी पॉइंट याद रखना, गुप्त वंश वाले वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे, और इनकी जो भाषा हुआ करती थी दैट वाज संस्कृत। वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु की पूजा होती है, और भगवान विष्णु का सवारी क्या है? गरुड़ पक्षी, बर्ड, बाल्ड। तो वो आपके गरुड़ प्रकार का सिक्का भी जारी किया। उसके अलावा चूंकि ये अश्वमेघ यज्ञ कराया था, अश्वमेघ प्रकार का सिक्का भी इसने जारी किया। अश्वमेघ प्रकार का सिक्का भी आपके किसने जारी किया था? तो अश्वमेघ प्रकार का सिक्का भी समुद्रगुप्त ने जारी किया था। ठीक है ना। उसके बाद फिर इसके दरबार में एक रहा करता था वो हरिशेन। समुद्रगुप्त के दरबार में एक हरिशेन नाम का कवि रहा करता था। इट इज अ पोएट इन द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त, पोएट। इसने समुद्रगुप्त की प्रशंसा में एक लेख लिखा था जिसे कहा जाता है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है ना, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, या इसको आप कहते हो इंग्लिश में इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। इस प्रयाग प्रशस्ति को हरिशेन ने जिस भाषा में लिखा था दैट वाज संस्कृत। ठीक है ना, संस्कृत। और जिस शैली, जिस स्टाइल में लिखा था, उस शैली का नाम है चंपू काव्य शैली। इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर? चंपू लिटरेचर स्टाइल। ठीक है ना, चंपू काव्य शैली या फिर चंपू लिटरेचर स्टाइल। किसके लिए लिखा था सर इसने? इसने लिखा था मेरे भाई आपके, वो जो क्या नाम है उसका, समुद्रगुप्त के लिए। ठीक है, समुद्रगुप्त के लिए लिखा था। उसके बाद फिर समुद्रगुप्त की भी मृत्यु होती है, और इस वंश का जो अगला फेमस शासक बनता है दैट वाज चंद्रगुप्त द्वितीय। बहुत फेमस शासक। अगर पूरे इतिहास में, एंशिएंट हिस्ट्री में अशोक से भी ज्यादा कोई महान हुआ तो चंद्रगुप्त द्वितीय। इसे कई नाम से जाना गया। इसे देखो देवराज के नाम से भी जाना गया, इसी व्यक्ति को देवगुप्त के नाम से भी जाना गया। ठीक है ना, देवगुप्त के नाम से भी जाना गया, देवगुप्त के नाम से भी जाना गया। इसी व्यक्ति को देवश्री के नाम से भी जाना गया। इसी व्यक्ति को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना गया। ही वॉज द फर्स्ट विक्रमादित्य। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, देवराज, देवगुप्त, देवश्री, विक्रमादित्य, इतने नामों से जाना गया। फाहयान इसी के दरबार में आया था। फाहयान इसी के दरबार में आया था। मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में इसको बता दूंगा। इसके टाइम पीरियड को, इसकी माता का नाम दत्ता देवी था। भारत का स्वर्ण युग, गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, स्वर्ण युग, इसी के टाइम पीरियड को कहा जाता है। किसके सर? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ये नोट्स में लिखना तुम कि फाहयान इसी के दरबार में आया था। भारत का स्वर्ण युग चंद्रगुप्त द्वितीय के को कहा जाता था। ये सारे नाम चंद्रगुप्त द्वितीय के हुआ करते थे। ठीक है ना। इसने एक सिक्का चलाया था शकों पर। इसने विजय के बाद ही टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। ये शक कौन थे? विदेशी आक्रमणकारी, फॉरेनर्स हुआ करते थे जो इंडिया पे अटैक किए थे। उसके अलावा इसने उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया था। पहली राजधानी इसकी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, दूसरी उज्जैन। और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त हुआ करती थी जो बहुत फेमस थी। साथ ही साथ इसका पुत्र हुआ करता था कुमारगुप्त प्रथम। इसी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहा करते थे, जिसमें कालिदास, वारामिहिर, छपड़क, विष्णु शर्मा जैसे बड़े बड़े नवरत्नों को रखने की शुरुआत चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। ठीक है ना। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद ये महरौली का, जहां आपके आज वो है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार में एक लौह स्तंभ, आयरन पिलर लगा है। दिल्ली में महरौली नामक जगह है जहां पे एक आयरन पिलर, खंभा गड़ा हुआ है, वो गड़वाने वाला यही है।
ये से मेरा मतलब है चंद्रगुप्त द्वितीय से, ये तो फाहयान है, ठीक है ना। फाहयान आया था इसके शासनकाल में। इसी के दरबार में कालिदास, वारामिहिर, धन्वंतरी, अमर सिंह, छपड़क जैसे नवरत्न हुआ करते थे। फिर इस वंश का आखिरी महान शासक था कुमारगुप्त, ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय को एक लड़का एक लड़की थी। लड़की का नाम था प्रभावती गुप्त और लड़के का नाम था कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम, तो कुमारगुप्त प्रथम जो हुआ करता था, इससे एक ही बात आता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, यही एकमात्र क्वेश्चन इस व्यक्ति से आता है, ठीक है ना। और फिर इस वंश का जो अंतिम शासक था दैट वाज विष्णुगुप्त, माना जाता है अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। कुमारगुप्त के बाद जो शासक बनता है दैट वाज भानुगुप्त, यहां स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त से एकमात्र लाइन याद रखना, हूणों का आक्रमण किसके, जो मैं लाइन कह रहा हूं विश्वास करना, तुम उससे ज्यादा मत उस राजा में याद रखना। ये मत सोचना कि मैं इसको जल्दी बता रहा हूं, मैं लिख करके दे रहा हूं कि इस स्कंदगुप्त से जो 2-3 पॉइंट बताऊंगा वही हर पेपर में आता है। कोई भी स्टूडेंट स्कंदगुप्त से कोई तीसरी लाइन मुझे अगर सिलेक्शन के बाद या पहले लाके दिखाया तो लल्ला मैं टीचिंग छोड़ दूंगा हिस्ट्री की। ये लिखा रहता है लेकिन मुझे पता है इनसे 3 ही बातें पूछेगा। क्या क्या पूछेगा, ऐसे पूछेगा, किस शासक के समय हूणों का आक्रमण शुरू हो गया, स्कंदगुप्त के समय। एक आपसे पूछेगा कि किस समय हमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, तो स्कंदगुप्त का एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था वो क्या कहा जाता है, भानुगुप्त। इसके बाद स्कंदगुप्त के बाद एक शासक हुआ भानुगुप्त, उससे एक पॉइंट पूछता है, भानुगुप्त के दोस्त की पत्नी ने अपना सती कर लिया था, तो भानुगुप्त के द्वारा एक लिखा गया है एरण अभिलेख। एरण अभिलेख में क्या मिलता है, जैसे ये भितरिया अभिलेख है वैसे ही एक है एरण अभिलेख। एरण अभिलेख में हमें मिलता है सती प्रथा का वर्णन, प्रथम सती प्रथा का वर्णन, फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती प्रथा, सती प्रथा का वर्णन, सती प्रथा का वर्णन, एरण अभिलेख। एरण अभिलेख किसने लिखा था सर, एरण अभिलेख लिखा था भानुगुप्त की पत्नी ने, ठीक है ना, भानुगुप्त की पत्नी, जो कब शासक बना था, भानुगुप्त स्कंदगुप्त के बाद, और फिर भानुगुप्त के बाद विष्णुगुप्त। अच्छा, गुप्त वंश के बारे में और जानो, अवतारवाद का सिद्धांत, अवतारवाद का सिद्धांत की जैसे इन्हीं लोग के समय आया था, ठीक है ना, अवतारवाद का सिद्धांत, मंदिर बनाने की कला। सर ये अवतारवाद बनाने का सिद्धांत क्या है, मंदिर बनाने की कला, आर्ट ऑफ मेकिंग टेम्पल, इसी गुप्त काल में डेवलप हुई थी। अवतारवाद वो कि हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं, राम जी विष्णु जी के अवतार हैं, श्री कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार हैं। ये जो थियरी ऑफ अवतारवाद था वो किस समय से चला है मेरे लल्ला, वो मेरे भाई आपके चला है गुप्त वंश के समय से। इससे ज्यादा गुप्त वंश में कुछ मत पढ़ना, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ मत पढ़ना। बस आज हम लोग का एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो रहा है, कल से हम लोग मेडविल में बढ़ेंगे, मतलब वो सल्तनत काल और गुलाम वंश। लेकिन याद रखिएगा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक छोटा सा होमवर्क आपको दे रहा हूं, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश, इनके फाउंडर, लास्ट रूलर और कोई 1-2 महत्वपूर्ण बात जरूर याद रखिएगा। दक्षिण भारत पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश, एक वर्धन और पाल वंश, ये पल्लव, ये 3-4 वंश के जो मैंने नाम लिए, चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट और वर्धन, इनके आप फर्स्ट रूलर, लास्ट रूलर और कोई 1-2 महत्वपूर्ण बात, ये आपका एक छोटा सा मेरी तरफ से होमवर्क है कि प्लीज इसे कर लीजिएगा। कल से मैं मेडविल हिस्ट्री की शुरुआत करूंगा, ठीक है। तो मैं आपके कमेंट ओपन कर दिया हूं, आज के लिए इतना ही। और थोड़ा मैं आज बाहर से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, आज मैं नहीं हूं अड्डा के ऑफिस में, शायद आज आप लोगों को वीडियो में भी कुछ डिफरेंस लग रहा होगा, ठीक है ना। तो शायद जिनकी क्लास है वो अब सर खड़े हैं तो मुझे क्लास एंड करना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से आज एंड कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, ठीक है ना। होमवर्क जरूर करना, इसकी पीडीएफ मैं दे दूंगा, होमवर्क जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।